हाँ जी, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम एफसीआई को ज़्यादातर टारगेट करके जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे डाल रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट होगा एफसीआई के लिए। लेकिन कई बार बच्चे ना थोड़ा सा टाइटल देख के थोड़ा सा दिमाग में प्रिसेप्शन लेके बैठ जाते हैं कि भाई अगर एफसीआई डाला है तो एफसीआई के लिए होगा। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जीके आपके सभी जो एग्ज़ाम्स हैं जो कि डी ग्रेड के एग्ज़ाम्स हैं, जो कि सेंटर लेवल के 10th और 12th लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, इवन दो सी ग्रेड्स के जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी ये जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशरी होने वाले हैं। तो अगर आप साथ साथ में रेलवे या कुछ ऐसा एसएससी 10th बेस्ड, एसएससी 12th बेस्ड अगर कुछ ऐसा प्रेपरेशन कर रहे हो एग्ज़ाम का, तो फिर भी आपके लिए जो ये जीके के प्रैक्टिस सेट हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो ज़्यादा समय नहीं खराब करते, हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना किस वर्ष किया गया, या यूएनओ की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो किस वर्ष में हुई। सबसे पहले समझो यूएनओ क्या है। यूएनओ है जी हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेशन ऑर्गेनाइजेशन पूरे दुनिया में एक ऐसा संघ, एक ऐसी संस्था जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि पूरे वर्ल्ड में पीस एस्टेब्लिश करने के लिए बनाएगी। सबसे पहले हमारे देश में छोड़ो, हमारी दुनिया में वर्ल्ड वॉर पहला और वर्ल्ड वॉर दूसरा हुआ। वर्ल्ड वॉर पहले के बाद भी कुछ ऐसी संस्था का संगठन किया गया, लेकिन उसका फेलियर हुआ क्योंकि हमारे वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, विश्व युद्ध सेकंड के बाद हमने कुछ ऐसा सोचा कि एक कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, अगर किसी देश के कोई मुद्दे हो रहे हैं तो वो बैठ के आपस में सुलझा लें, ना कि वॉर करें। तो पीस एस्टेब्लिश करने के लिए हमारे दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसको हमने किसका नाम दिया, यूएनओ का नाम दिया। यूएनओ की एग्जैक्ट डेट है जब यूएनओ बना था, तो कब बना था, 24 अक्टूबर 1945 में बना था। ठीक है जी, तो इसमें आपको ऑप्शन 1945 का है, तो आपका आंसर होगा 1945। लेकिन अगर मैं यहीं पे ये क्वेश्चन पूछ लूं कि यूएनओ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 24 अक्टूबर को। एवरी ईयर 24 अक्टूबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, यूएनओ डे सेलिब्रेट करते हैं। अगर मैं बात करूं जो हमारा यूएनओ है, इसके मेन 6 ऑर्गन्स हैं। यूएनओ 6 ऑर्गन्स के बेसिस पे काम कर रहा है पूरी दुनिया में। और जो यूएनओ है उसका हेड ऑफिस कहाँ पे, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ये बात जो मैं आपको पॉइंट बताती हूँ ना साथ साथ में, तो एग्जामिनर है कहीं से भी क्वेश्चन मोल्ड करके डाल सकता है, तो आपको जरूरी उसके साथ जो रिलेटेड पॉइंट है वो पता होने चाहिए। यूएनओ की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को हुई। यूएनओ डे कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ कितने ऑर्गन्स में काम करता है, 6 ऑर्गन्स में काम करता है। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है। और यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, गरीबी हटाओ का नारा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए और आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। सबसे पहले देखो पंचवर्षीय योजना क्या है, जिसको आप बोल देते हो 5 ईयर प्लान। हमारे देश में क्या हुआ, 1951 में सबसे पहला जो 5 ईयर प्लान था वो बना, जो कि 1951 से लेके 1956 तक चला। ठीक है जी, वो 5 वर्षीय योजना में क्या हो रहा था कि जो भी सरकार बनेगी भाई वो मॉडल रेडी करेगी जो किसी ना किसी मुद्दे पे ध्यान देगा। वो मुद्दा कौन सा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एम्प्लॉयमेंसी का हो सकता है, इंडस्ट्री का हो सकता है, एग्रीकल्चर का हो सकता है, पब्लिक हेल्थ का हो सकता है। तो हर 5 साल के बाद एक मॉडल बनाया जाएगा जो टारगेट करेगा किसी न किसी एक सेक्टर को, किसी न किसी 2 सेक्टर्स को, और बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेट होगा उस जो प्लान का, उस मॉडल का, कि हमारे देश में इकोनॉमिकली जीडीपी है वो इंक्रीज करे। ठीक है जी, अब क्या हो चुका है, पहले ध्यान से सुनो। 5 ईयर प्लान का जो सिस्टम है वो हमने 2012 से लेकर 2017, जो कि लास्ट 5 ईयर प्लान था, 2017 तक हमने उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब 5 ईयर प्लान की जगह पे हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए जिसको हम क्या बोल देते हैं, नीति आयोग बोल देते हैं। ये बात ध्यान से सुनो सारे बच्चे कि जो हमारे देश में 5 ईयर प्लान का सिस्टम है जो 1951 से स्टार्ट हुआ था, 5-5 साल के प्लान्स बने, वो अब हमारे देश में खत्म हो चुका है। जो लास्ट 5 ईयर प्लान था वो कब से कब तक चला था, 2012 से 2017 तक चला था। वो कौन सा प्लान था, 12th प्लान था। अगर आपसे ये भी पूछ ले कि हमारे देश में आखिरी प्लान
कौन सा प्लान था? आखिरी 5 ईयर प्लान कौन सा था? 12th 5 ईयर प्लान था। अगर हम बात करें नीति आयोग की, नीति आयोग कब आया? 2014 में आया, जब हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी आए, बीजेपी की सरकार बनी 2014 में। 2014 में वो एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए नीति आयोग का, जो किसको रिप्लेस करेगा? 5 ईयर प्लान को रिप्लेस करेगा। मतलब कुछ बेटर अप्रोच थी हमारे देश में सिस्टम को अच्छा और जीडीपी को बढ़ाने के लिए। कई बार आपको एग्जाम में नीति आयोग की फुल फॉर्म आ जाती है, तो वो भी ध्यान में रखना है। नेशनल इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है जी। तो नीति आयोग बेशक बना 2014 में, लेकिन वो उसके बीच में जो हमारा 5 ईयर प्लान था वो रन आउट हो चुका था। तो बेसिकली जब 2017 में 5 ईयर प्लान जो 12th था उसका लास्ट अंत हो गया, तो उसके बाद हमारा देश में 2017 से ही किसने प्रोसेस शुरू किया? नीति आयोग ने। अगर एक बात और बता दूं, नीति आयोग के जो हेड हैं, जो चेयरमैन है, वो कौन माने जाते हैं? हमारे देश के करंट प्राइम मिनिस्टर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रेजेंट नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, तो आपका आंसर होगा नरेंद्र मोदी, क्योंकि आपके देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है जी? नरेंद्र मोदी जी हैं। तो बेसिकली 5 ईयर प्लान का भी ऐसे ही था। 5 ईयर प्लान में भी जो चेयरमैन बंदा माना जाता था वो हमारे देश का करंट प्राइम मिनिस्टर माना जाता था। इसके साथ पूरी टीम होगी जिसमें बहुत एक्सपर्ट बंदे होंगे, कुछ इकोनॉमिक फील्ड से होंगे। बहुत ही अच्छी एक बॉडी, अच्छा एक इंस्टीट्यूशन है। तो ये बात तो आपका हो गया 5 ईयर प्लान के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं गरीबी हटाओ। देखो जी, हमारे देश में गरीबी हटाओ का नारा लगा। गरीबी हटाओ का नारा किस 5 ईयर प्लान के जो है प्लान की जो योजना में दिया गया था? तो वो था पंचम, मतलब 5th 5 ईयर प्लान में हमारे देश में एक स्लोगन यूज किया गया, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। और एक और बात बता दूं कि जब भी हमारे देश में गरीबी हटाओ का नारा लगा, तो उस समय हमारे देश में किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की। ये भी क्वेश्चन मैंने कहीं पढ़ा है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इतने सारे पॉइंट्स आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस, ये वही है संयुक्त राष्ट्र दिवस जिसको मैं आपको बता के हटी हूं कि यूएनओ डे। तो बेसिकली इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने आपको अभी बताया कि हमारे दुनिया में यूएनओ डे है वो कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1945 में हुआ था। और एक बात और बता दूं, जब 1945 का समय था तो तब यूएनओ के कितने मेंबर थे? 51 मेंबर थे। इसमें मेंबर होने का बात है कि एक देश अगर उसका मेंबर बनता है तो उसको एक सिंगल मेंबर काउंट किया जाता है, एक बंदे को नहीं, एक पूरे देश को सिंगल मेंबर काउंट किया जाता है। तो स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे यूएनओ के कितने मेंबर थे? 51 मेंबर थे। और अगर हम हमारे भारत की बात करें, हमारे इंडिया की बात करें, तो वो स्टार्टिंग से ही किसका मेंबर है? यूएनओ का मेंबर है। अगर आप प्रेजेंट बात करोगे ना कि प्रेजेंट यूएनओ के कितने कंट्रीज मेंबर हैं, तो आपका आंसर होगा 193। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन था कि यूएनओ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आंसर होगा 24 अक्टूबर को हमारे देश में, जब पूरी दुनिया में यूएनओ डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आगे क्वेश्चन यूएनओ का, यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? जो हमारे यूएनओ के पहले जनरल सेक्रेटरी थे। देखो भाई, यूएनओ कुछ ऐसी बॉडी है जो कि पूरी दुनिया में एक अच्छा दर्जा रखती है, पूरी दुनिया में पीसफुली रन आउट हो रही है 1945 से लेकर, ठीक है। तो बेसिकली यूएनओ के जो पहले जनरल सेक्रेटरी थे, तो वो कौन थे? त्रिगवेली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिगवेली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको यहीं पे क्वेश्चन पूछूं कि जो यूएनओ के प्रेजेंट सेक्रेटरी हैं, जो आज की बात करें यूएनओ के प्रेजेंट सेक्रेटरी हैं, तो वो कौन है? तो उनका नाम है एंटोनियो गटरेस। एंटोनियो, ठीक है जी। तो ये भी बात याद रखोगे। ये थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है, लेकिन एंटोनियो याद रखोगे आप। पहले थे त्रिगवेली, अब है एंटोनियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन सी है? देखो भाई, सबसे पहले यूएनओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे पूरी दुनिया में काम कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो लैंग्वेज रखनी पड़ेगी। हर साल यूएनओ की मीटिंग्स होती हैं। तो बेसिकली यूएनओ में जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है उनको मान्यता दी गई है कि जो भी यूएनओ का काम होगा वो अप्रॉक्सीमेट कितनी लैंग्वेज में होगा? 6 लैंग्वेज में होगा। पहले तो आप वो समझो कि वो 6 लैंग्वेज कौन सी है। अरेबिक है, इंग्लिश है, साथ साथ में लिखते जाओ इन बातों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। फ्रेंच है,
स्पेनिश है, कितनी होगी, अरेबिक हो गया, इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया, रशियन हो गया और चाइनीज़ हो गया। हाँ, रशियन रह गया आपका, रशियन, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि इनका बहुत दबदबा है, चाइनीज़। ठीक है जी। तो ये तो 6 लैंग्वेजेस हैं जो कि यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अगर हम बात करें, सभी हैं इसमें, अंग्रेजी भी है, फ्रेंच भी है, स्पेनिश भी है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा, तीनों हैं, ए, बी और सी। अरेबिक है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, रशियन है, चाइनीज़ है। 6 लैंग्वेजेस जिसमें यूएनओ अपना काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में यूएनओ में कुल कितने सदस्य हैं? ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर प्रेजेंट बात करें तो हमारे यूएनओ में 193 मेंबर्स हैं। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, जब यूएनओ स्टैब्लिश हुआ था 1945 में, तब टोटल कितने कंट्री मेंबर थे? 51। और हमारा प्यारा भारत बिल्कुल स्टार्टिंग से ही यूएनओ का मेंबर है। अगर आपको यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाए कि लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, तो लेटेस्ट मेंबर है जी हमारा साउथ सूडान। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। साउथ सूडान जो है वो लेटेस्ट मेंबर बना है। लेटेस्ट मींस आपका 193rd मेंबर बना है। 193 टोटल मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ में अधिकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? मैंने अभी आपको बताया कि यूएनओ अपना स्पेसिफिक 6 लैंग्वेजेस में काम करती है। तो टोटल कितनी लैंग्वेज होगी? 6। कौन कौन सी? अंग्रेजी हो गई भाई आपकी, फ्रेंच हो गई, स्पेनिश होगी, अरेबिक होगी, रशियन होगी, चाइनीज होगी। तो दीज आर द 6 लैंग्वेजेस जिसमें यूएनओ अपना काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? सबसे पहले तो देखो जी, चाय की खेती, देखो हमारे देश में, हमारे भारत में प्रमुख तौर पे कितने टोटल मिट्टीज जो हैं, मिट्टीज नहीं, मिट्टियाँ जो हैं, सोइल्स जो हैं, कितनी पाई जाती हैं? 8 टाइप की सोइल्स पाई जाती हैं। तो बेसिकली हर एक जो मिट्टी है वो किसी ना किसी खास फसल के लिए इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे हमको पूछा गया कि चाय के लिए सबसे उत्तम मिट्टी किसको माना जाता है? तो उत्तम मिट्टी माना जाएगा लेटराइट मिट्टी को। अगर यहीं पे पूछ लेते कि जो आपका नरमा है, जो कॉटन है, उसके लिए कौन सी मिट्टी है, तो कौन सी होगी? काली मिट्टी। तो बेसिकली 8 कैटेगरी वाली मिट्टियां हैं जो डिफरेंट टाइप की फसलों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। चाय के लिए लेटराइट मिट्टी है, और सबसे ज्यादा लेटराइट मिट्टी का हिस्सा आपको मिलेगा असम में, क्योंकि हमको पता है कि असम इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। भारत में सबसे ज्यादा चाय कहाँ पे होती है? असम में होती है। उसका सबसे बड़ा रीजन ही क्या है? वहां पे पाई जाने वाली लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वृद्ध गंगा, बुढ़ी गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी को। और इसके साथ ही अगर मैं पूछूं कि आपको, देखो दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है, तो भी आपका आंसर गोदावरी होगा। वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा किसको कहा जाता है, तब भी आपका आंसर क्या होगा? गोदावरी होगा। देखो जब हम बात करते हैं सबसे लंबी नदी की, तो आपको पता है कि हमारे देश में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। तो अगर गोदावरी की बात करें ना, तो दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी कह लो कि नदी है। तो बेसिकली इसको हम वृद्ध गंगा और दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखो जी वही क्वेश्चन जो रिपीट आ गया, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा गोदावरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का अध्ययन कहलाता है। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए डाला है क्योंकि आपको स्टडीज काफी पूछे जाते हैं। तो इसको बोलते हैं मिट्टी का अध्ययन, मीन्स आपका स्टडी ऑफ सॉइल है, वो किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ सॉइल। बहुत सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी से ऐसे बनते हैं। स्टडी ऑफ सॉइल, सबसे पहले तो इसका आंसर देख लो क्या है। स्टडी ऑफ सॉइल किसको बोला जाता है? पेडोलॉजी को, पेडोलॉजी। ठीक है। अगर हम बात करें स्टडीज़ की, तो आपको डिफरेंट टाइप की स्टडीज़ और भी दिख रही हैं। सबसे पहले देख लो कि स्टडी ऑफ सॉइल क्या होता है? पेडोलॉजी। पेट्रोलॉजी क्या होता है? जो हमारी चट्टानें हैं, जो हमारी रॉक्स हैं, उनको स्टडी करना। इग्निश रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है ना, उनको स्टडी करना। तो उसको क्या बोलते हो आप? क्या बोलोगे? पेट्रोलॉजी। तो साथ साथ में लिखते जाओ, स्टडी ऑफ सॉइल है पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ रॉक्स है पेट्रोलॉजी, आगे है आपका लिमोलॉजी। ठीक है। लिमोलॉजी क्या है? किसकी स्टडी है? स्टडी ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज लाइक, आप पहले लिख लो इसको, स्टडी ऑफ वाटर बॉडीज, स्टडी ऑफ वाटर बॉडीज। लाइक आपकी झीलें हैं, आपकी नदियां हैं, आपकी लेक्स हैं, उन सभी की स्टडी को, वाटर बॉडीज की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? लिमोलॉजी। नेक्स्ट है आपका डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी क्या है? बेसिकली आपको जो हमारे ट्रीज की कैरेक्टरिस्टिक हैं उनकी स्टडी करता है, ट्रीज की, झाड़ियों की, पत्तियों की, फूलों की। तो बेसिकली आप लिखोगे स्टडी ऑफ ट्रीज, स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रीज हो गया,
जो आपकी ब्रशेस वगैरह, झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, वो हो गया। तो ये चारों स्टडी थी। इसके बिना भी आपको काफ़ी ज़्यादा ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनते हैं। स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या होता है, स्टडी ऑफ मून क्या होता है, स्टडी ऑफ अर्थ को क्या होता है, तो वो सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धुआंधार जलप्रपात, बहुत पता नहीं क्या है यार, इसको झरना बोलते हो, ठीक है, इसको क्या बोलोगे, झरना, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो द क्लाउड ऑफ मिस्ट। देखो जी, हमारे देश में एक अच्छा, भारत ऐसा देश है जहाँ पे नदियों का बहुत अच्छा जल प्रवाह है, बहुत अच्छी अच्छी नदियाँ बहती हैं, बहुत अच्छे अच्छे वो झरने बनाती है। लेकिन सबसे फेमस धुआंधार झरना जो बनाती है वो कौन सी रिवर बनाती है, नर्मदा, जिसको आप बोल देते हो क्लाउड ऑफ मिस्ट। आप देखोगे ना, जब नर्मदा नदी गिरती है नीचे तो बहुत ही क्लाउड जैसा एक, जब पानी गिरता है ना तो उसमें से भाप निकलती है, तो क्लाउड जैसा एक एनवायरमेंट बनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लाउड ऑफ मिस्ट, धुंध धुआंधार, इसीलिए बोला इसको, ठीक है जी। तो कहां पे बनता है, एमपी में। कौन सी नदी बनाएगी, नर्मदा। कहां पे बनेगा, एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी कहां है, कौन सी है, कहां है, बेसिकली कौन सी है, बेसिकली लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती, ठीक है जी। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने स्टूडेंट्स को पहले भी बताया था कि कैपिटल्स, जो कैपिटल्स हैं, चाहे तो वो आपके स्टेट्स विद कैपिटल्स हैं, चाहे वो यूटीज विद कैपिटल्स हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। हम एक स्पेशल विद मैप लेक्चर लेके आएंगे जिसमें आपको मैं कैपिटल्स करवाऊंगी, यूटीज की भी और स्टेट्स की, हम देख देख के करेंगे। यहाँ पे ये स्टेट है, इसकी ये कैपिटल है, ये स्टेट है, इसकी ये कैपिटल है। अगर आप देख के करते हो तो ना उसका जो आपका सिस्टम है वो ब्रेन में बैठ जाता है, तो वो निकाल ही नहीं पाता कोई। आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो पिक्चर्स बनेगी साथ साथ में। तो यहाँ पे आपको पूछा कि लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है, तो इसका आंसर हो गया कवारती। अब देखो, पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है, अंडमान निकोबार की, अंडमान निकोबार हमारा यूटी। कोहिमा किसकी राजधानी है, नागालैंड की, नागालैंड स्टेट है हमारा, उसकी कैपिटल है। दमन एंड दीव किसकी राजधानी है, दमन एंड दीव की है। बेसिकली दमन एंड दीव खुद एक यूटी है, दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव को कंबाइन कर दिया, जिसका दमन एंड दीव या दीव जिसका क्या बना दिया, कैपिटल बना दिया। तो आपको पता होना चाहिए ये सभी बातें। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2। बहुत से बच्चे इसको कंचनजंगा लगा के आएंगे, गलत बात है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2। अगर मैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछूं आपसे तो वो होगा आपका माउंट एवरेस्ट। तो वो कौन सी होगी आपकी, माउंट एवरेस्ट। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के पूछूं, एशिया की सबसे ऊंची कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। दुनिया की सबसे ऊंची कौन सी है, वर्ल्ड की सबसे ऊंची कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची कौन सी है, K2, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लो जी आ गया क्वेश्चन वही, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है। तो बेसिकली बहुत से बच्चों को ये भी लगता है कि माउंट एवरेस्ट है ना जो भारत की है, नहीं जी बच्चा, भारत की नहीं है, माउंट एवरेस्ट नेपाल की है। इसको हम विश्व की और इसको हम बोल देते हैं कि एशिया की। हमारे एशिया कॉन्टिनेंट, 7 हमारे कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा है एशिया, चाहे तो पॉपुलेशन की बात करें चाहे तो एरिया की बात करें। तो एशिया में कौन सा देश है, नेपाल। तो नेपाल की सबसे ऊंची चोटी, जो हमारे विश्व और एशिया की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन से देश में है, नेपाल में है, भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन का सृजनकर्ता कौन है, किसने बनाया रॉक गार्डन। रॉक गार्डन जो बच्चे पंजाब से उन्होंने अच्छे भली भांति देखा होगा, जो बच्चे बाहर से उन्होंने सुना होगा, जो हरियाणा से हैं उन्होंने भी देखा होगा। वहाँ पे जो पत्थर है, जो कांच है, उसको तोड़ तोड़ के, जो वेस्टेज है, स्पेशली जो वेस्टेज ऑफ बॉटल्स है, वो सभी को तोड़ तोड़ के एक बहुत अच्छा रॉक गार्डन जो बनाया गया है, वो किसका मॉडल था, नेक चंद जी का मॉडल था। एक बहुत अच्छा बना हुआ है वहाँ पे सिस्टम। भारतपुर नेशनल पार्क का नया नाम क्या है, केवल देव घाना नेशनल पार्क है। भारतपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है भाई, राजस्थान में है, ये बात ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार पंचवर्षीय राज्य की शुरुआत कहाँ हुई थी, पंचवर्षीय, असल में पंचायत बोल सकते हो इसको, पंचायती राज की। हमारे भारत में अगर हम बात करें डेमोक्रेसी का, सबसे ग्राउंड लेवल पे क्या चलता है, पंचायती राज चलता है। हमारे देश में जो पंचायती राज है वो कितने टायर स्ट्रक्चर पे काम करता है, 3 टायर स्ट्रक्चर पे काम करता है। सबसे पहले हमारे देश में कौन सा स्टेट था जिसने पंचायती राज एस्टैब्लिश किया, तो वो आपका आंसर होगा राजस्थान। अगर मैं यहीं पे डिस्ट्रिक्ट पूछ लेती, कई बार आपको डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लेते हैं, तो वो जिला कौन सा था, नागौर जिला था। राजस्थान स्टेट था, नागौर जिला था। देश में सबसे पहले पंचायती राज एस्टैब्लिश करने वाला। इस इसरो का, इसरो मायने आपका ISRO, ठीक है जी। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, सबसे पहले समझो इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत में एक ऐसी बोल दो कि संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साइंटिफिक काम करती है, रिसर्च वर्क करती है। यहीं पे सारा कुछ होता है, भारत की मिसाइल्स डबल पू अच्छे वाला जो हम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो बेसिकली अगर हम बात करें, जो इसरो का आपका हेड ऑफिस है, जो इसरो का हेड क्वार्टर है, वहाँ वो कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। और अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछ लूँ कि इसरो के चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर के सिवान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। डॉक्टर के सिवान इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ इसरो, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर में है। हाँ जी। चार मीनार कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। ये सभी को क्वेश्चन पता होगा। मैं कुछ ऐसा न ऐसा क्वेश्चन हर एक पीडीएफ, हर एक पीपीटी में डालती हूँ कि वो कौन सी जगह पे कौन सी बिल्डिंग है, तो आपको पता होना चाहिए। चार मीनार है हमारा हैदराबाद में। यूरेनियम उत्पादन अग्रणी राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा हमारे देश में यूरेनियम का प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है? आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा यूरेनियम होता है। दूध का रंग सफेद किसके कारण दिखाई देता है? इसको ध्यान से सुनो। जो हमारा दूध, इसका आंसर होगा कैसिनो, ठीक है जी। ये प्रोटीन की एक टाइप होती है। जो हमारा दूध है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, उसमें प्रोटीन है। प्रोटीन की एक टाइप है कैसिन, जिसकी वजह से हमारा जो दूध है वो व्हाइट कलर का अपीयर होता है। साइंस का क्वेश्चन है थोड़ा सा। काफ़ी में क्या पाया जाता है? हाँ जी, कैफीन। आप जब भी कॉफ़ी पीते हो ना, कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी वाली कॉफ़ी, अब जब भी कॉफ़ी पीते हो ना, तो आपको थोड़ा सा आपका ना, उसको हम नशा ही बोल सकते हैं अगर हम बोलें लोकल लैंग्वेज में, तो थोड़ा सा आपका दिमाग है वो एक्टिव हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कॉफ़ी में पाया जाता है? कैफीन की वजह से आपका जो दिमाग है वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा। मेरिनो किसकी एक प्रजाति है? देखो जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरिनो है शीप, भेड़ की। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा मेरिनो जो है वो कहाँ पे मिलती है? ऑस्ट्रेलिया। जो हमारी भेड़ें हैं, जो हमारी, पता नहीं यार, आप हिंदी में थोड़ा सा अजीब लगता है बोलने में, जो हमारी शीप्स हैं वो कहाँ पे पाई जाती है? मेरिनो नाम की ऑस्ट्रेलिया। मेरिनो एक ऐसी कैटेगरी है जो भेड़ की कैटेगरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? ग्रीन रेवोल्यूशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली। हमारे देश में मैंने आपको बताया था कि 5 ईयर प्लान्स आ रहे हैं बारी बारी से। 5 ईयर प्लान्स का कोई ना कोई डिपार्टमेंट है, कहीं ना किसी एक मुद्दे पे वो कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में जीडीपी है जो वो इंक्रीज करे। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या थी? सबसे पहले ये समझो, जब हम आज़ाद हुए 1947 में, हमारे देश के पास इतना प्रोडक्टिव लैंड था, इतना उगाने वाला लैंड था, लेकिन लोगों के पास उगाने के लिए बीज, अच्छी खादें, अच्छी जो भी फसल के लिए जो चाहिए वो नहीं था, जिसकी वजह से हम उतनी भी कनक और मतलब बोल दो कि राइस और व्हीट का प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे जो हमारे देश के लोग अपना पेट ही भर ले। जबकि उल्टा था, अगर हम अच्छे से प्रोडक्शन करते, हम हमारे देश में कुछ ना कुछ फूड जो ग्रेन्स हैं उनको बाहर भी सप्लाई कर सकते थे। तो उसकी वजह से हमारे देश में क्या आया? ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसका मेन कंसंट्रेशन रहा आपके राइस पे भी रहा, थोड़ा सा व्हीट पे भी रहा। अगर हम बात करें हरी क्रांति की, तो उसका साल किसको माना जाता है? 67-68 को हमारे देश में हरित क्रांति आई। इसकी वजह से हमारे देश में क्या हुआ? प्रोडक्शन बढ़ी, और इतनी बाकमाल प्रोडक्शन बढ़ी कि भारत, अगर हम राइस को लेकर बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वर्ल्ड है, और व्हीट की बात करें तो भी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वर्ल्ड है। दुनिया में सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे जो राइस और व्हीट का प्रोडक्शन है वो भारत करता है। ये किसी की देन है? हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन की। अगर मैं आपको पूछूं कि फादर ऑफ, ये आपका क्वेश्चन है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे बोला जाता है? ये आप सभी बच्चे जो वीडियो देख रहे हो, ग्रीन रेवोल्यूशन किसको माना जाता है? ठीक है जी, ये बात आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है। हम डेली के 2 क्वेश्चन लेके आया करेंगे, जिसकी वजह से आप थोड़ा सर्च आउट करोगे, पढ़ोगे, अगर थोड़ा पढ़ोगे तो 4 बातें साथ में लिखी और पता चलेगी। तो ये था हमारा आज का सेक्शन। देखो बच्चा, आपके लिए थोड़ा सा क्रूशल टाइम है, तैयारी करो, ज़्यादा फ्री मत बैठो। कुछ बच्चे हैं वीडियो देख ली, ठीक है भाई, देख ली हो गया, है ना? तो ऐसा मत करो, थोड़ा सा अच्छे से दम लगा के पढ़ाई करो, ठीक है जी। तो पेपर आपका आने ही वाला, एग्जाम आपका आने ही वाला है। जैसे कि मैं आपको डेली अनाउंसमेंट करती हूँ कि अगर आप इससे भी ज़्यादा अच्छे वाला, देखो यूट्यूब पर सारा कुछ नहीं आ सकता यार, एक कॉमन सी बात समझो कि यूट्यूब पर हम सारा कुछ इकट्ठा करके नहीं डाल सकते। जो आपका पैटर्न है, जो सिलेबस है, बहुत ज़्यादा, उसके लिए हमारे उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा के ऐप पे जो हमारा कोर्स है वो चल रहा है। अगर आप वाकई में चाहते हो अच्छे से प्रिपरेशन करना, अब तो वहाँ पे भी दौड़ दौड़ के क्वेश्चन चल रहे हैं, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मात्र कुछ भी पैसे नहीं है, सभी बच्चों को ध्यान में रख के वो कोर्स है बनाया गया है, तो आप वहाँ पे जाके परचेज कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप बात कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, टाइम दो अपने एग्जाम को। Thank you so much, students.